आदाब। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ को सड़क पे आए हुए आज दूसरा दिन है। ज़ाहिर है कि सारे चैनल जो हैं उनके साथ लगे हुए हैं। आज ये हुआ कि कहाँ ये दावे किए जा रहे थे कि जी कम से कम 4-5 दिन तो हो सकता है लग जाएं लाहौर पहुंचने में, लेकिन अब लग रहा है कि वो जल्दी पहुंचेंगे, इसलिए कि उन्होंने आज स्ट्रेटजी चेंज की। पिंडी से उन्होंने टापो टाप और जो है छोटे शहरों को और उनके जो कारकुन थे उनके अरमानों को रौनते हुए तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ और लफ्ज़ मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल वो बड़े बड़े शहरों में दीना और फिर जेलों में उन्होंने जलसे वलसे किए हैं और लगता है कि आगे भी यही स्ट्रेटजी रहेगी। इस बीच कई चीज़ें भी जो हम सहाफ़ियों के लिए बड़ी मसालेदार होती हैं वो सामने आई। मसलन BBC की एक रिपोर्ट कि जी चंद अफराद कमेटी चौक पिंडी में साद रफ़ीक साहब से मिले और उन्हें अपने साथ ले गए और फिर साद रफ़ीक साहब आए और उसके बाद से उन्होंने किली पे पाँव रख दिया। 120 की स्पीड से जो है प्यादे जो हैं वो कोसों सवार से भी आगे निकल गए। और इसके साथ साथ चौधरी निसार अली ख़ान की कहानी भी आपने चैनलों पे देखी होगी कि जी जब 99% आला क़यादत मेरे साथ नहीं है तो अकेले मुझ पे जो है आप क्यों आलू रखने पे तुले हुए हैं कि जी मैं जो है उनके साथ नहीं हूँ, तोड़े मरोड़े ना। तो ज़ाहिर है सहाफ़ियों का काम है तोड़ना मरोड़ना। हमारे साथी मुबश्शिर क्या हो गया, 2 दिन नहीं हुए नाम भूल गए आप। मुबश्शिर ज़ैदी वो मियाँ साहब के काफ़िले के साथ मौजूद हैं और उन्होंने साद रफ़ीक को भी पकड़ा और उनसे कुछ बातें उगलवाने की कोशिश की। किस हद तक कामयाब हुए आप सुन के अंदाज़ा लगा लीजिएगा। चलाइए जनाब। आज GT रोड रैली का दूसरा मरहला, जो कि पहला मरहला ही था, वो बहरहाल 2 रोज़ में आज ख़त्म हुआ। रैली जो है वो जेहलुम पहुंची और हमने देखा कि बिल्डअप शुरू हुआ दीना से और फिर जेहलुम में कल्मिनेट किया। अचानक दीना में खासे लोग आ गए और जेहलुम में हमने देखा कि वहाँ पर भी काफ़ी लोग थे। अगर कंबाइन किया जाए तो शायद पिंडी के कल के जलसे को, मेरे अपने ख्याल में, हो सकता है मैं गलत हूँ, शायद उसने उससे बेहतर क्राउड इकट्ठा किया। हमारे साथ मौजूद हैं 2 वुज़रा और जो इस रैली में मियाँ साहब के बिल्कुल साथ साथ भी हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी हैं, आबिद शेर अली साहब भी हैं। सर, सबसे पहले तो बताएं कि आप मुतमईन हैं जो आज का शो था? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो जब हम चले थे वहाँ से रावलपिंडी से तो अचानक जो है वो कॉन्वॉय ने स्पीड पकड़ी और उसमें से लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें निकाल रहे हैं। एक स्टोरी BBC उर्दू ने भी की कि शायद कोई ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट था। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी शायद वो चौधरी निसार साहब के उसको वहाँ से तेज़ी से गुजरना, इस चीज़ को मियाँ साहब की शायद नाराज़गी को ज़ाहिर करता। हकीकत थी क्या? हकीकत सिर्फ इतनी थी कि हम अपनी गाड़ी से, जिसमें मियाँ साहब थे, आबिद शेर अली साहब को अनाउंस करके कह रहे थे कि प्रोसेशन को आगे चलवाएं। आबिद साहब हमसे आगे चल रहे थे। आगे पता चला हमारे कुछ मौजूद अरकान कौमी असम्बली चौक में ख़िताब फरमा रहे हैं और उनका ख़िताब ख़त्म होने में नहीं आ रहा। तो नाम नहीं मैं लूँगा, वो लोकल लीडर्स। तो मैं उनको ये कहने गया था कि अपना ख़िताब ख़त्म करें और इस रैली को चलने दें ताकि हम भी मंजिल पे पहुँचें। और उसके अलावा हज़ारों लोग आगे इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि रावलपिंडी में हमें कोई तकरीबन 16-17 घंटे लग गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हुए। इसके अलावा कोई बात नहीं थी। उसके बाद रफ्तार हमारी ज़रा तेज़ हुई और हमारी कोशिश थी कि किसी तरह टाइम जो दिया हुआ है जेहलम और दीना में गिवन टाइम पे पहुंच जाएं। फिर भी हम लेट हो गए, लेकिन आज उतने लेट नहीं हुए। और दूसरी बात है, हम सब कई घंटे से काम कर रहे हैं, अब दूसरा दिन है, तो ज़ाहिर है कि इंसानी जिस्म कुछ थोड़ा सा रेस्ट भी मांगता है। वो जिसे कहते हैं जगराता, जो पंजाबी में जगराता है कई रातों का। तो सर, वो जगराते में तो गाड़ी तेज़ चलाना और ज़रा थोड़ा सा वो है। वो असल में अगर हम थोड़ा तेज़ ना चलते तो उसका नुकसान ही होता कि हम जब यहाँ पहुँचते दीना या जेहलम तो कई घंटे से लोग जो वेट कर रहे होते हैं, फिर वो बाज़ औक़ात मायूस हो जाते हैं। लोगों को मायूस नहीं होने देना चाहिए, इतनी सी बात है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ जो क्राउड था और मियाँ साहब की जो तकरीर थी उसमें दोबारा से उन्होंने वही बात की आवाम से कि भाई मुंतखब वज़ीर आज़म को जो है इस तरह नहीं हटाने देना चाहिए पूरे 5 साल। वो बहरहाल एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। उन्होंने एक रोड मैप की भी बात की कि वो इन दी एंड देंगे, कि मुल्क में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी बात कर रहे हैं। तो दोबारा से कोई दूसरी जमातों से भी राब्ते हो रहे हैं या अभी मियाँ साहब इस चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ अपने वोटर के लिए जो है उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं? भाई साहब, ये 2018 का इलेक्शन बाकी इलेक्शन से इंशाल्लाह मुख्तलिफ होगा और इसमें सिर्फ वोट का लेन देन नहीं होगा और इसमें सिर्फ हुकूमत बनाने की
और एक अपोजिशन के बनने की बात नहीं हो गई। ये खेल बहुत हो गया और जब भी मुल्क आगे बढ़ने लगता है तो कोई ना कोई कार्रवाई हो जाती है, कभी उसका कोई तरीका है, कभी उसका कोई तरीका है। और ये जो फ़ैसला हुआ है हम समझते हैं कि ये फ़ैसला इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करता। और अब तो हम नहीं कह रहे, जा बजा हज़ारों लोग ये बात कह रहे हैं, एक आदमी थोड़े कह रहा है। और तो और सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक सदूर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, उन्होंने कई लोगों ने इस पर रायज़नी की है। तो ऐसे फ़ैसले जो हैं वो फिर कोई केस लॉ नहीं बन पाते। जैसे भुट्टो मर्डर केस को कोई नहीं मानता आज, हालांकि वो भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था। ऐसे कई फ़ैसले नज़रिया ज़रूरत के तहत माजी में जो होते थे उनको आज कोई नहीं मानता। तो हमें इंसाफ होता नज़र नहीं आया। हम अपने इतराज़ात करते रहे। हाँ, चूँकि हम बहुत सुलझ गए हैं वक्त के साथ और बड़ा वक्त हो गया सियासत में, तो हम कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जा रहे। और मुझे 1 मिनट जी, और हम किसी से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से और ना किसी और अदारे से जो तासुर देने की कोशिश की जा रही है। बगैर अवेयरनेस क्रिएट करना और ऐसे कवानीन आइंदा बनाना जिसके नतीजे में अगर एहतसाब करना ही है तो फिर पूरा एहतसाब होना चाहिए ना। फिर ये एक वज़ीर आज़म के फंदा गले में फ़िट किया जाता है तो सारे ताकतवर जो तबकात हैं वो अपने अपने लिए एहतसाब के उन्होंने तरीके तो बनाए हुए हैं, लेकिन फिर एहतसाब तो एक आम आदमी से लेके तो एक ताकतवर आदमी तक सबका होना चाहिए। और इसलिए हम समझते हैं कि ये 62-63 जो है ये अब 58-2 भी बन गई है। तो 58-2 भी एक नापसंदीदा शिक थी। 62-63 भी जनरल ज़ियाउल हक मरहूम की मार्शल और उनकी आमरीत की पैदावार थी। ये 73 के आइन की रूह से मुनाफी है और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ हमारी नालायकी है। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 दफ़ा आपने 2/3 मेजॉरिटी खुद मान रहा हूँ जनाब, मैं तो इसमें कभी पर्दा नहीं डालता। हमारी नालायकी है कि हमने बहुत सारे करने के काम जो आइन के अंदर तजावज़ात थी उनको नहीं निकाल सके, बहुत सारी निकाल दी हैं। आइंदा उनको निकालेंगे और या फिर सारों को बीच में ले आएंगे। और इसी तरह ये खेल बंद होगा पाकिस्तान में कि वोट दें करोड़ों लोग और आप कान से पकड़ के वज़ीर आज़म को घर भेज दें और कहें जी ये बताएं 18 के 18 वज़ीर आज़म करप्ट थे, सारे ही चोर थे, सारे ही बुरे थे, हर बार वज़ीर आज़म बुरा क्यों होता है? ये सवाल पाकिस्तानी पूछते हैं ना। अच्छा, एक चीज़ मैं शेर अली साहब से भी पूछता हूँ। हाँ, मैं तो आपको ही कह सकता हूँ ना, आप समझ रहे हैं? सही, बिल्कुल। आपको बुरा कोई नहीं कहता, सारे हमें बुरा कहते हैं। लेकिन पहली दफ़ा है कि हमने नून के वर्कर को, जो अमूमन कहा जाता है कि ताजिर बरादरी का नुमाइंदा है, वो ज़्यादा पीसफुल रहता है, वो उसको चार्ज देखा, उसके अंदर एक गुस्सा नज़र आया, एंगर है। तो उसकी क्या वजह है आबिद साहब? देखिए जी, लोग मोहम्मद नवाज शरीफ के नज़रिए को प्यार करते हैं, इश्क करते हैं। वो शख्स ना इक़्तिदार का भूखा है, अल्लाह ताला ने उन्हें 3 मरतबा वज़ीर आला, 3 मरतबा अल्लाह ताला ने उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया है। उनको सिर्फ भूख है तो पाकिस्तान की तरक्की और ख़िदमत की है। और अभी भी देख लें, 4 साल उन्होंने दिन रात एक किया। तवानाई के सारे अदारे तो तबाह किए थे जिन्होंने 10 साल पीछे माजी में हुकूमत की। 9 साल जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क में राज किया, 5 साल पीपल्स पार्टी के थे, करप्शन के तूते बोलते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आज वो सारे पस से पर्दा चले गए और नवाज़ शरीफ साहब का अकामा उनको सबको याद आ गया। तो ये नवाज़ शरीफ साहब तो पहले भी कहते थे मैं अपना मुकदमा अपनी JIT के पास लेकर जाऊंगा, तो अब अपनी JIT के पास जा रहे हैं। तो JIT जो फैसला करेगी तो उन्होंने उनको उस सवाल में भेजा था। अच्छा, तो हम अपना मुकदमा JIT के आप भी गुस्से में कुछ ऐसी ट्वीट्स कर रहे हैं जिस पे बात हुई है कि कल को मरहब वाली आपने ट्वीट कर दी, तो वो उसकी क्या रियलिटी है? चले, मैंने की नहीं। हाँ। तो बात सियासत पर मरकूज रखे, जिससे मेरे ताल्लुक़ नहीं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँ। हाँ, लेकिन आपके अकाउंट से तो हुई ना सर। मैं अपने अल्लाह पर और उसके रसूल पर जितना मेरा बिलीव है शायद आपका भी ना हो। चलें, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ से अब नेक्स्ट गुजरांवाला है डेस्टिनेशन? अगला पड़ाव तो ख्वाहिश थी कि लाहौर हो, लेकिन जिस रफ्तार से चल रहे हैं तो लगता ये है कि लाहौर शायद कल पहुँचना बहुत ताख़ीर हो जाए, तो फिर जहाँ रात हो गई वहाँ पे सो जाएंगे। तो यानी आप जो है परसों ही लाहौर पहुँचना चाह रहे हैं? मैं तो कहना चौथ पहुँचिए। अच्छा। मैं मजाक किया आपसे। हाँ, नहीं, वो ये है कि ऐसे ऑन ए लाइट नोट कोशिश तो हमारी है कि हम पहुँचें, लेकिन चूँकि लोग हैं अपने कायद को देखना चाहते हैं, उनकी गाड़ी को चूमते हैं। और हमने रास्ते में लोगों को रोते देखा है, फैमिलीज़, बच्चे, आप भी ये मंज़र देख रहे हैं सारे। सिर्फ उनको ये मंज़र नज़र नहीं आ रहा जिन्होंने आँखों पे काली ऐनक लगाई हुई है, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो लगता है कि गुजरांवाले तक ही जा पाएंगे, लेकिन अगर आगे जा सके तो ज़रूर जाएंगे, वरना जहाँ
शाम हो गई, मगरिब के बाद वहाँ काफिला फिर। अच्छा, बहरहाल शाम इस सारे सफ़र की लाहौर में ही होनी है, उसके बाद क्या है? क्योंकि मुखालफिन ये कह रहे हैं कि जी ये शाम लाहौर में नहीं होगी, इसकी सुबह लाहौर में होगी। इसका जो सूरज तुलू होगा वो लाहौर में होगा। अच्छा, दूसरा एक अदालत में भी रिव्यू का जो जाना है, वो एक अदालती जंग भी बहरहाल आपके पास एक अपील का हक़ तो है, तो उसमें भी कुछ पेशरफ्त है? रिव्यू है, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, और वो रिव्यू में हम जाएंगे। उसकी भी एक हिकमत अमली हमारे कानूनी मशीरों ने बनाई है जो हम अभी सामने नहीं ला सकते। हमारा रिव्यू भी हम जाएंगे। सर, वन फाइनल क्वेश्चन, आज चौधरी निसार साहब ने एक स्टेटमेंट इशू की है जिसमें ये कहा है कि 99% जो बड़े लीडर हैं पार्टी के वो इस रैली का हिस्सा नहीं हैं, तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि वो शायद इस चीज़ से रैली से मुतमईन नहीं है, जीटी रोड के सफ़र से मुतमईन नहीं है। ज़ाहिर है आपके साथी हैं उन्होंने, जी बिल्कुल साथी हैं, बड़े भाई हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि 99% या 80% की बात। मैं उनकी स्टेटमेंट दिखा दूं मेरे मोबाइल पे, मैंने सुना है। हाँ, नहीं मैंने उन्होंने स्टेटमेंट एक और टीवी चैनल पे मैंने इसमें इजाज़त दी। नहीं, आप जियो का नाम ले लें, मसला नहीं है सर। शुक्रिया आपका। तो मैंने अभी वो देखी है ना चुके, तो वो उनकी स्टेटमेंट ये थी कि उनकी कमर में चुके काफ़ी तकलीफ़ रही है, तो उन्हें शायद कई खबरें आई होंगी कि वो नहीं गए या कुछ जान के नहीं गए इस तरह की, तो उन्होंने उस पर रिएक्ट किया है। वो रद्द अमल है, अमल नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में से हम क्रॉस करके आए हैं, बिल्कुल, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप थे, होर्डिंग अभी भी लगे हुए हैं जिसमें चौधरी साहब की तस्वीरें हैं, नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें हैं। तो चौधरी साहब जो हैं वो पार्टी के पूरी तरह साथ हैं, वो एसेट हैं। बाकी सर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है उनका होता है, हमारा अपना होता है, आइंदा भी होगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा तो ये तो फिर बादशाह बन जाएगी, पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं रहेगी। होना चाहिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन इसका ये थोड़े मतलब है कि आप अलग हो जाते हैं। हर इशू पे डिवीजन होती है, हर इशू पे डिबेट होती है जनाब। सर फाइनली आपसे भी, कल पिंडी में जो है हमने देखा वो एक खिताब हुआ, वो खिताब थोड़ा लेट हो गया, तो उस पर बात हुई कि कोई वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं था, जब स्पीच खासी लेट हो गई, तो ऐसा उसी की वजह से आज दौड़ाया गया और यहाँ पर आए। कतन नहीं, कल 13 घंटे लगे हमें चंद किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए, और जहाँ पे भी क्राउड होता है हमारे वही वज़ीर आज़म हैं, हमारे कायद ने मुख्तलिफ़ जगह पे ख़िताबात फरमाए। इसी तरह चलते चलते पिंडी में भी हुआ। तो ये कोई मखसूस चीज़ नहीं है, जहाँ पे भी लोग चाहते हैं उनको वो हमेशा बात करते हैं। तो लीडर का कोई मुकाम या कोई जगह मखसूस नहीं होती जहाँ पे उसने तकरीर करनी है। तो 13 घंटे की तवील कल सफ़र किया था, तो आज भी उसका तवातर है, कल इंशाल्लाह पड़ाव है, और ये पड़ाव पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह जारी रहेगी। दूसरे लोग अपनी फ़िक्र करें जिनको नवाज शरीफ को भेजने की बड़ी जल्दी। जी, ये थे मुबश्शिर ज़ैदी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के 1% से गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे तनकीद का निशाना ना बनाए, चौधरी निसार कह रहे, मैं समझा आप कह रहे हैं ये थे मुबश्शिर ज़ैदी, पाकिस्तान नून की आला क़यादत के रुकन। नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह यार, पहले मतलब क्यों मरवाने के। अच्छा, एनीवेज ऑन अ सीरियस नोट, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, ज़ाहिर है एग्रीव्ड पार्टी ये कह सकती है। नजर सानी की अपील अभी तक नहीं की, काम कर रहे हैं उस पर, मुस्तकिल काम ही कर रहे हैं। अभी और भी काम एक ऑप्शन है। अच्छा, मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि मियाँ साहब भी तवातुर से, और ज़ाहिर इनके जो लेफ्टिनेंट्स हैं साद रफ़ीक या दूसरे जो वज़रा हैं, वो 18 प्राइम मिनिस्टर्स की मिसाल देते हैं। जी बिल्कुल, और उसमें सबसे जो रोशन मिसाल है वो भुट्टो साहब की देते हैं कि जी अब तो हर आदमी कह रहा है कि वो जुडिशल मर्डर है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना ये चाह रहा था कि 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई, 1988 तक ये बात क्लियर हो चुकी थी कि ये जुडिशल मर्डर है, स्टेट स्पॉन्सर्ड जुडिशल मर्डर। हाँ, तो जाहिर है कि मियाँ साहब को ये बात भी किसी ने बताई होगी कि यार इस तरह का तासुर है कि भुट्टो साहब का जो कत्ल है वो जुडिशल मर्डर है। 1988 से लेके और 2017 जनवरी तक तो ये बात और भी वाज़ेह हो चुकी है कि ये जुडिशल मर्डर है। तो इस दौरान तो फिर इन्हें पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। चले नहीं, जब आप ये बात कर रहे हैं कि जी है, और
और ये 18 भी याद आ गए हैं। मैं फिर वही बार बार फटीचर मिसाल मेरे जहन में आती है जो आपसे सुनी थी अंग्रेज़ी में, और मुझे दिल को लग गई कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। ये भी है, लेकिन सर टू गिव क्रेडिट, ठीक है, मैं थोड़ी सी आगे की बात करता हूँ। अभी साद रफ़ीक साहब ने, और ये बात मुझे अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि यार मैं मानता हूँ ये हमारी नाअहली थी। जब उनसे पूछा गया कि ये जो 62-63 की तरमीम करने की बातें हो रही थी और ये 2010 में हो रही थी, और उस वक्त बार्गेनिंग पॉइंट्स क्या बने थे कि उन्होंने कहा था कि जी चले हम खैबर पख्तूनख्वा को खैबर पख्तूनख्वा कर देते हैं, आप टर्म रिस्ट्रिक्शन हटा दें, और 62-63 को साइड पर कर दिया। बहुत अच्छी बात है कि अब ये तस्लीम कर रहे हैं कि जी बिल्कुल गलती हुई थी, और जाहिर है कि कैसे ना करें तस्लीम जब ये क्लियर है, ठीक है। आई मीन पास्ट हिस्ट्री चले अपनी जगह, हो सकता है कि बिल्कुल सारे जहन बदल गए हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्या आपको लगता है कि इस मौजूदा पार्लियामेंट में इस पे कोई तरमीम हो सकती है? अब अलविया ये है कि जब पार्टियां अपोजिशन में होती हैं तो उन्हें ये बात बड़ी अट्रैक्टिव लगती है कि 62-63 जो है उसको उसमें तरमीम होनी चाहिए। द मोमेंट वो पार्टी पावर में आती है, पीपल्स पार्टी को अब बुरी नहीं लग रही। जी जी हाँ, पीटीआई को तो बहुत ही अच्छी लग रही है ना। हाँ, लग रही है। अब आप भी अपोजिशन में ही आ गए हैं तो आपको हुकूमत में भी है और अपोजिशन में भी है। ये क्या हो जाता है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, तब आपको पुलिस रिफॉर्म जो है वो भी किसी आमरीत का तोहफा लगती हैं, तब आपको 62-63 भी लगता है कि यार मुनासिब ही है, कम से कम ये है कि अपोजिशन कोई बुरी बात तो नहीं है, उस पर चेक में रखा जा सकता है। ये यकायक दिमाग आपका कोई नया दिमाग आ जाता है या कोई कुर्सी के मसले हैं, तो ये मुझे जब तक ये अमलन ना हो जाए मैं ये दलील बाय करने को तैयार नहीं कहे बंदा कुछ भी कहे, मैं नहीं मानता। बट एक और बात ये भी है कि देखिए, अब अगर हम अब दोबारा ये बात हो रही है ना कि हर इदारे को अपने दायरे में काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, थोड़ा सा ओवरलैप हमेशा होता रहता है, पुश एंड पुल भी हमेशा होती रहती है। रज़ा ज़बानी साहब कहते हैं, और बिल्कुल सही कहते हैं, कि अगर आप सारे इदारों के साथ कंपेयर करें तो पार्लियामेंट सबसे कमज़ोर है। बिल्कुल। अब इसकी कुछ नेचुरल वजूहात भी हैं, क्योंकि जी पार्लियामेंट है कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, किसी का एक एजेंडा है, किसी का दूसरा एजेंडा है, और ये एजेंडे क्लैश करते हैं, पर्सनैलिटीज़ क्लैश करती हैं, याद माजी की वजह से आप एक दूसरे पर बरस पड़ते हैं। सो नेचुरली पार्लियामेंट कुछ चीज़ों पर हमेशा डिवाइडेड होगी, एज अपोज टू फौज, एज अपोज टू अदलिया, ठीक है। लेकिन कम से कम कुछ नुक्ते होने चाहिए जिस पर आपको साथ खड़ा होना चाहिए। मैं एक और भी मिसाल देता हूं, अगेन अभी मिसाल की जमहूरियत पे भी दोबारा बातें हो रही हैं, हाँ एकदम से याद आ गया, उसमें एक इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी कमीशन की भी बात की गई थी, उसके पूरे ब्लूप्रिंट दिया गया था। अब एक जो वजह है कि जो लोग खैर मकदम करते हैं सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन का, एक वो दलील ये भी पेश करते हैं कि जी अगर ये वजीर आजम रहे तो कौन सा नैब इन पर इन्वेस्टिगेट करेगी, और ये एक हकीकत है हमारे मुल्क की कि व्हेन यू आर इन पावर यू आर अनटचेबल। आपने कहा ना पार्लियामेंट कमज़ोर है, पार्लियामेंट कमज़ोर जो है वो अपनी वजह से है मेरे हिसाब से। देखिए कुछ तो देखो पाकिस्तान में आज तक कोई पार्लियामेंट पावरफुल नहीं आई, अब उसके ज़ाहिर वजूहात ऑब्वियस हैं जी, वो रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन ऑब्वियस वजूहात की बुनियाद पे होता क्या है कि पार्लियामेंट के जीन्स में ये बात दाखिल हो चुकी है कि उन्हें यकीन नहीं आता कि क्या हम पावरफुल हैं। ये कैसे हो सकता है? हाँ, वाकई पावरफुल हैं। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। जनरल पाशा पार्लियामेंट के सामने पेश हुए, उसामा बिन लादेन आबाद केस से, उसके बाद क्लोज सेशन था, उन्होंने जो भी सफाई पेश करनी थी की, और आखिर में उन्होंने कहा कि जी मैं हाजिर हूँ, मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ या जो भी आप कहते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था, सांप सूंघ गया, यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या कान क्या सुन रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं ये बात नहीं है, हम कमीशन बना देंगे, ये फलाना हो गया। अब मसला ये है कि हुआ ये कि हीथ्रो पे जब सरदार जी उतरे पहली दफ़ा, तो उन्होंने देखा एक गोरा झाड़ू लगा रहा है। हाय, गोरा झाड़ू लगा रहा है। वो फौरन उन्होंने जाके हाथ पकड़ा,
कहने लगे सर असी मर गए हैं। ये है, वक्फा ले लें। वक्फा ले लें, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और अब आपको सुनाते हैं दास्तान वुकला गर्दी जरा हटके। हुआ ऐसे कि 24 जुलाई को जस्टिस कासिम मुल्तान बार में एक केस की समाअत कर रहे थे, जबकि एक वकीलों का एक पूरा दस्ता जिसकी लीडर थे प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान शेर जमान कुरैशी साहब, कोर्ट में पहले से ही मौजूद थे। जज के साथ कुछ उनकी बनी नहीं, तो वहां पर जज के खिलाफ नारे बुलंद किए उन लोगों ने। ऐसा सिचुएशन हो गई कि जस्टिस कासिम को कोर्ट छोड़ के जाना पड़ा, और उसके बाद यहाँ पर बात रुकी नहीं। वुकला ने जस्टिस कासिम की नेम प्लेट उसके दरवाजे से उतार कर फेंक दी और उनका पीछा भी किया बार के कॉरिडोर्स में और उनके खिलाफ नारेबाजी की। उसी दिन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने तमाम मुल्तान बेंचेस के जजेस को बुला लिया वापस और कहा कि जी अब ये बहावलपुर बेंच में ये केसेस सुने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है। उसके बाद शो कॉज नोटिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जमान कुरैशी साहब और मिस्टर कैसर अब्बास एडवोकेट के खिलाफ दर्ज हुए। 31 जुलाई को उसकी पहली समाअत होनी थी, लेकिन कोई नहीं आया। फिर आगे तारीख दी गई हस्बे मामूल 2 अगस्त की। उस दिन वो दोनों नहीं आए, लेकिन कुछ 50-60 उनके वकील साथी आए और वहां पर अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जाहिर है कि बेंच केस नहीं सुन सका और जाहिर है कि दोनों मुद्दई भी पेश नहीं हुए, तो फिर अब दी उन्होंने 11 अगस्त की डेट। बदकिस्मती से जब से लॉयर्स मूवमेंट सक्सेसफुल हुई है, तो हमने काफ़ी इस तरह के केसेस देखे हैं। कभी जजों के साथ लड़ाई, कभी वकील एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, कभी पुलिस के साथ, कभी सहाफ़ियों के साथ। कुछ काली भेड़े हैं वकील कम्युनिटी में जो अपने ओहदे का और अपने कोर्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अक्सर फिर ऐसे क्या होता है कि द लॉयर्स क्लोज रैंक्स, एक दूसरे के बारे में को बुरा भला नहीं कहते और ना ही इन रेनेगेड एलिमेंट्स को अकाउंटेबल ठहराते हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। इस दफ़ा 200 से ज़ायद वकील एंड फॉर्मर जजेस, जिनमें जस्टिस रिटायर्ड मुनीर ए शेख और जस्टिस रिटायर्ड करामत नज़ीर भंडारी भी शामिल हैं, उन्होंने बाकायदा अखबार में एक मुज़म्मती बयान पेश किया है। ये क्यों किया है और इस बयान में क्या है वो हमको बताएंगे एडवोकेट फैसल नकवी साहब, जो भी इसमें को साइनर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो फैसल। अब बताएं कि आखिरकार आप क्यों मजबूर हुए लाहौर मुल्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और दीगर वकीलों के खिलाफ ये बयान जारी करने के लिए? देखिए, मुख्तसर बात यह है कि अगर कोई वकील की इज्जत करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि वो उससे पहले अदालतों की इज्जत करता है। हमारी इज्जत इसलिए होती है क्योंकि हम अदालत में पेश होकर लोगों के लिए इंसाफ देते हैं। तो ये सोचना कि जी अदालत की इज्जत नहीं करेंगे लेकिन फिर भी वकीलों की इज्जत करेंगे, ये ख्याल ही बिल्कुल गलत है। तो हम अपने वकला बरादरी से कहना चाह रहे थे कि ये जो आपने हंगामा आराई का जो रास्ता अपनाया है, ये रास्ता सही नहीं है। हमारा एक तरीक़ाकार है, वो सदियों से चलता आया है और उसी तरीक़ेकार पे चलें। हम सब इस हंगामा आराई में शामिल नहीं है, हमें हुल्लड़बाजी पसंद नहीं है। हम लोग सब वकला हैं, एक तरीके से चलना चाहिए, अदालत में पेश हो, बदमाशी नहीं चले। तो फैसल, अब क्या आप अब साइलेंट तो अब नहीं रहे, आपने तो ओपन से एक बयान भी छाप दिया है, लेकिन आप क्या मेजॉरिटी हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं वकला बरादरी में, या माइनॉरिटी हैं, या ऐसे भी लोग हैं वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इनको करने दो, आखिरकार फायदा तो हमारा भी है इन द लॉन्ग रन? देखिए, ये इशू जो है ये इस क्लैरिटी के साथ कभी मेरे ख्याल से वकला बरादरी में पेश नहीं हुआ, क्योंकि इस दफा हुआ ये है कि पहले तो लोगों ने मजम्मत की है, लेकिन
दरवाजे के पीछे मतलब के क्लोज सर्कल्स में हमने जाके बात की कि यार इस तरह नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि पहली दफा जो है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के की अदालत में क्योंकि शोर मचा है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि यार इस दफा हमें सामने आके कहना पड़ेगा कि ये हमें कबूल नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है लॉन्ग रन में ये हम देखेंगे, लेकिन अगर हम इस दफा भी स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर आइंदा ये होगा कि फिर सुप्रीम कोर्ट में भी होगा और फिर हम देखते देखते जो है सिर्फ जो है ना वकालत छोड़ के फिर हमें पहलवानी शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब फैसल एक आखिरी बात बताएं कि 11th को अब कंटेम्प्ट की हेयरिंग है, और क्योंकि पिछली दफ़ा भी हमने देखा था कि काफ़ी डिस्ट्रप्शन हुई थी, अगर इस दफ़ा भी डिस्ट्रप्शन हुई, अगर वो अपनी आदतों से बाज नहीं आए, ये जो भी है हु आर बीइंग ट्राइड फॉर कंटेम्प्ट और चार्ज्ड विद कंटेम्प्ट, तो फिर आपका रद्द अमल क्या होगा? आप क्या सिर्फ यही मुज़म्मती बयान पर ही रहेंगे या ये आप अपने लॉयर सर्कल्स और बार एसोसिएशंस में भी ये इशू को रेज करेंगे? जी, हमने जो बयान दिया है हमने तो सिर्फ यही कहा है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है और अपने बार एसोसिएशन और बार काउंसिल से कहा है कि वो एक्शन ले। ये इशू जो है अदालत तो चले अपनी जगह, लेकिन अदालत से पहले बरादरी जो है, हमारी वकला बरादरी जो है, उसको देखना पड़ेगा कि उसने इस हंगामा रही और ये बदमाशी के साथ क्या करना है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं संभालेंगे तो फिर हम किसी और को कहने के लायक नहीं कि जी आप ये करें या वो करें। हमारे भी अपने हैं, बहुत सारे ग्रीवेंसेज है वकला कम्युनिटी के कि जी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, शायद वो सही तरह से पेश नहीं आते, लेकिन सबसे पहले अगर हम अपने आप को संभालेंगे फिर हम दूसरों को कहने की पोजीशन में आएंगे। फेयर इनफ, थैंक यू वेरी मच फैसल नकवी साहब। आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इट टुक लॉयर्स टॉकिंग अगेंस्ट अ चीफ जस्टिस टू मेक दिस हैपन, लेकिन जो भी तब्दीली आती है उसका कोई ना कोई तो ट्रिगर होता है। जाहिर है सिस्टम का तजाद उसके अंदर से ही उभरता है। बेशक बेशक। और अगेन फाइनल यही बात होगी कि हर इदारे में काली भेड़ें हैं, हर इदारे में बैड एग्स। यार काली भेड़ों ने वैसे कसूर क्या किया? नहीं, ओके यार, कोई कसूर नहीं। बैड एग्स, रॉटन एग्स के रॉटन एग्स हैं, गंदे अंडे हैं, लेकिन आखिरकार हर इदारे की ही जिम्मेदारी है कि उनसे निपटा जाए। आई थिंक दैट गोज फॉर ऑल ऑफ अस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद मुर्शदुल्लाह खान बात करेंगे डॉक्टर रूथ फाव मरहूम के बारे में। स्टे विद अस। कल जब हम ये प्रोग्राम ख़त्म कर रहे थे तो इख्तितामी लाइनें यही थी कि डॉक्टर रूथ फाव उनकी हालत नाजुक है और हमने दुआ की भी अपील की थी। उसके बाद तकरीबन 45 मिनट बाद ख़बर आई कि डॉक्टर रूथ फाव जो हैं वो खालिक हकीकी से जा मिली 87 बरस की उम्र में। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने उन्हें कौमी हीरो करार देते हुए ऐलान किया है कि डॉक्टर रूथ फाव की जो आखिरी रसूमात हैं 19 अगस्त को सेंट पैट्रिक्स चर्च कराची में मुकम्मल कौमी एजाज़ के साथ अदा होंगी। कौम उनके बेलौस एहसानात की मक़रूज़ है। उन्होंने साबित किया कि इंसानियत की कोई हद नहीं। सदर ममनून हुसैन ने कहा कि वो उन तमाम लोगों की दुआओं में ज़िंदा हैं जिन्हें जज़ाम से निजात मिली। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जावेद कमर बाजवा ने भी उन्हें इंसानियत का सफ़ीर करार दिया है। डॉक्टर रूथ फाव मुख्तलिफ़ चैनल खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, पता चल ही गया होगा आपको। जर्मन थी, एक जर्मन कैथोलिक रहबाओं की फ़लाही तंजीम है, उसमें गायनोकोलॉजिस्ट के तौर पे काम करती थी और फिर वो 1960 में कराची पहुंची थी। अचानक उन्हें मैकलोड रोड के पीछे जज़ामियों की एक बस्ती जो है वो नज़र आई, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि ये तो बहुत ही बुरे हालात हैं, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो यहाँ रहेंगी। 3 साल बाद पहला उन्होंने जदीद क्लिनिक कायम किया जो माशाल्लाह अब 8 मंजिला इमारत है शाहराह लियाकत कराची पे। और इस पूरे अरसे में जब तक वो ज़िंदा रहीं पाकिस्तान भर में 157 जज़ाम के ट्रीटमेंट के मराकज़ कायम हो चुके थे उनकी क़यादत में। लेकिन जब वो 1960 में पाकिस्तान आई, कराची आई, तो Dawn.com ने उनसे पूछा कि उस पाकिस्तान था कैसा। So I was really still a poor country.
So they wanted to have a medical service for their children. So they had asked for a doctor, and my congregation wanted to send me here. And then as I had specialized as a gynecologist, India wanted me, and they had agreed that I would go to India and wouldn't stay in Karachi. At this time, it was difficult to get the permission to come to India. So I got stuck in Karachi. And at this occasion, one of my sisters, she was a Mexican pharmacist. She took me into this leper colony. And that decided everything. I thought there shouldn't be any place in India where people are suffering as much as these leprosy patients in MacLeod Road. So I decided to stay here. I say in my life I would have made one correction, and this is I would have come 3 years earlier. Not more. I mean, the chance I have, who keeps me here, except just that now I know the country, I can manage with Urdu. I love the country, and I have a wonderful team. So if I would go home, I would have to start all over again. So there wasn't much time to think. I have enjoyed it, and I'm still enjoying it. Otherwise I wouldn't stay. Why should I? अच्छा, डॉक्टर रूथ फाओ जिज़ाम के हिसाब में ज़ाहिर है कि याद रखी जाती हैं। मेरा ख्याल है कि इनका असल जो कारनामा ये नहीं है कि इन्होंने ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाए और नो, वो तो साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि ये ना होती, हो सकता है कोई और शुरू हो जाता किसी और। असल कारनामा इनका ये है कि जज़ाम, लेप्रेसी, कोढ़ हमारे माशरे में खुदा का अजाब, छूत का मर्ज़, जिसे हो जाए वो दायरा इंसानियत से खारिज, एक साइड पे जिंदा लाश। बिल्कुल बिल्कुल। रूथ फाओ ने उनकी मौजूदगी ने ये फ़र्क डाला कि उन्होंने इलाज तो किया, लेकिन इलाज से ज़्यादा उन्होंने ये किया कि इर्द गिर्द के लोगों को समझाया कि ये कोई अजाब नहीं है, ये दीगर अमराज की तरह इसका इलाज मुमकिन है और जज़ामी अछूत नहीं है। अगर टीबी का मरीज़ अछूत नहीं है तो जज़ामी भी अछूत नहीं है, बल्कि इन्हें भी सेहतमंद होकर दोबारा उसी तरह माशरे का फ़ाल रुकन बनाया जा सकता है जैसा कि किसी भी और मूज़ी बीमारी के शिकार के साथ हो सकता है। तो ये जो अवेयरनेस इन्होंने दी, जो टैबू ब्रेक किया, मैं समझता हूँ रूथ फाओ का असल कारनामा ये बहुत बड़ी बात। अच्छा, बाद में ये हुआ कि मैरी एडलेड जो इनकी तंजीम है, इसने जिज़ाम का तो किया, लेकिन साथ में टीबी और जो ब्लाइंडनेस थी, नाबीनापन था, उसको भी शामिल कर लिया कि जी हम इसके भी इलाज पे ताउन करेंगे, क्योंकि टीबी जिज़ाम की कज़न है। और अगर जिज़ाम का मरीज़ नाबीना भी हो जाए तो सोचिए कि एक तो वो क़यामत से गुज़र है, उसकी क़यामत कैसी होगी। तो मुझे रूथ फाओ का असल जो कारनामा है वो ये लग रहा है। अपनी बायोग्राफ़ी में उन्होंने लिखा कि तारीकी को कोसने से बेहतर है कि एक शमा रोशन कर दी जाए, और इससे भी कहीं बेहतर है कि इस शमा को मुसलसल रोशन किया जाए। डॉक्टर रूथ फाओ, मुझे नहीं मालूम कि ये शमा रोशन रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन आप दिलों में रहेंगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।